जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि 69वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आइए चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? याद रहे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाग नहीं लिया था। प्रथम और तृतीय, ये दोनों गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ब्रिटेन गए थे। ये गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत ये समझौता हुआ था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बनेगा। एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 1927 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बनाया गया कि ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि भारत में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता कितनी है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आए और 30 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी के बेस पर ब्रिटेन सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया। गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जो गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही था। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? ये राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे जो चंपारण से बिलोंग करते हैं। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल का मिलान हुआ था और मुस्लिम लीग का भी मिलान हुआ था, तो ये तीनों दल एक साथ अधिवेशन में भाग लिए थे। मुस्लिम लीग के कुछ शर्तों के साथ उसे अपना लिया था। उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल बिहार से कांग्रेस के नेता के हैसियत से भाग लिए थे और गांधी जी के बारे में उन्होंने सुन रखा था, जो गांधी जी ने सत्याग्रह अफ्रीका में चलाया था। गांधी जी के संपर्क में राजकुमार शुक्ल कई महीनों तक रहे। गांधी जी से विनती किया उन्होंने कई महीनों तक। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण आना स्वीकार किया और भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक वकील थे और उन्होंने अपनी अच्छी खासी चलती वकालत को असहयोग आंदोलन के समय छोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया था 1920 में असहयोग आंदोलन में लोगों से कि वो अपनी नौकरियां छोड़ें, वो स्कूल कॉलेज छोड़ें, असहयोग आंदोलन में 1920 में राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी चलती वकालत को, जिसमें अच्छी खासी कमाई होती थी, उसे उन्होंने छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? तो ये सूर्यसेन थे। सूर्यसेन को लोग मास्टरदा भी कहते थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 1929 में खिदाई खिदमतगार को किसने गठित किया था? तो खिदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खां ने गठित किया था। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वो सिंध प्रांत में एक्टिव थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना, तो मुखर होकर के अब्दुल गफ्फार खां ने इसका विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि जिस एरिया में वो इतने दिनों से राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, उस एरिया को पाकिस्तान का पार्ट बनाया जाए। वो चाहते थे कि वो एरिया हिंदुस्तान का पार्ट हो, लेकिन चूँकि वो पश्चिमी पाकिस्तान का पार्ट था, सिंध प्रांत था जो कि पंजाब से सटा हुआ है, तो वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ था और इसका विरोध इन्होंने खुलकर किया था।
कुछ और भी ऑप्शन की चर्चा करते हैं। अली बंधु, तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली थे जिन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 1940 से लेकर के 1946 तक ये अध्यक्ष के पद पर रहे थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेबिल सदस्य नहीं थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर जो कि ब्रिटेन सरकार की नौसेना मंत्री थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली एक संसदीय दल का गठन किया था जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? कि इस प्रश्न में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं करवा रहा हूँ। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है और इसका उत्तर ही माना गया है, जबकि ऑप्शन में नमक कानून को निरस्त करना भी दिया गया है। गांधी के नमक सत्याग्रह जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम गुजरात से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था और वहां सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून निरस्त किया गया था। उस यात्रा में गांधी ने एक प्रण लिया था कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी भारत को तब तक हम साबरमती वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो हो सकता है बीपीएससी इस प्रश्न को ऐसे ही मानता हो कि जो नमक सत्याग्रह का प्रण था गांधी का, भारत की आज़ादी, तो उनका जो उद्देश्य था वो एकमात्र उद्देश्य था भारत की आज़ादी। 6 अप्रैल को जब गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था तो उसके बाद उन्हें यरवदा जेल में भेज दिया गया था। जब यरवदा जेल से गांधी निकले, छूटे, तब उन्होंने हरिजन यात्रा शुरू किया था। चूँकि उन्हें साबरमती नहीं जाना था क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं वापस साबरमती नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने हरिजन यात्रा की शुरुआत की। 1934 में जमनालाल बजाज ने गांधी को वर्धा आने का निमंत्रण दिया। गांधी वर्धा आए। 1936 में गांधी ने सेवाग्राम में अपनी एक आश्रम बनवाया और वहीं लगभग 12 सालों तक निवास किया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको और भी आगे इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए उस प्रश्न पत्र को देखने के बाद ये महसूस ना हो कि हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा था।